अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल ट्रायल। आज की इस वीडियो में हम फौजदारी मुकदमात डिस्कस करेंगे कि फ़ौजदारी मुकदमात शुरू से लेके एंड तक इनकी मुकम्मल जो प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, उनके कौन कौन से स्टेजेस हैं, तरीक़ाकार क्या है और फौजदारी मुकदमात शुरू कैसे होते हैं और इनका इख्तिताम कैसे होता है। इसमें हम ये फौजदारी ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे प्री ट्रायल प्रोसीडिंग किसे कहते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे प्री अरेस्ट बेल कब अप्लाई की जाती है और पोस्ट अरेस्ट बेल कब अप्लाई की जाती है और विजन किस सेक्शन के तहत अप्लाई करेंगे। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्या पुलिस ऑफिसर या SHO पुलिस स्टेशन के पास इख्तियारात हैं, क्या वो किसी भी मुलज़िम को छोड़ सकती है बगैर मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए। ये तमाम क्यूरीज आज की इस वीडियो में डिस्कस करके। जितने भी फौजदारी मुकदमात हैं इनमें दो ऑप्शन होती हैं। तरीक़े का स्टार्ट होने के लिए दो मराहिल हैं। या तो इन पर होती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दर्ज की जाती है। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 200 कंप्लेंट, जिसे हम इस्तिगासा कहते हैं। इन दो तरीक़ाकार से किसी भी अक्यूज़ के ख़िलाफ़, मुलज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट होती है फौजदारी मुकदमात में। अगर 154 के तहत किसी भी अक्यूज़ पर्सन के ख़िलाफ़ या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है, पर्चा जिसे हम कहते हैं, अगर उस शख्स के खिलाफ़ पर्चा हो जाए तो वो क्या करे। FIR होने के बाद अगर उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो फिर वो पुलिस का मेहमान है कुछ दिनों के लिए। अगर उसे पुलिस अरेस्ट नहीं करती, वो बच जाता है, उसके पास 498 सेक्शन A के तहत 498A के तहत वो प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन में, उसी मतलब टेरिटरी में जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी जहाँ वो पुलिस स्टेशन वाक़ होगा। प्री अरेस्ट बेल उसकी अगर कन्फर्म हो जाती है फिर वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने पेश होता रहेगा, लेकिन पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास प्री अरेस्ट बेल कोर्ट ऑफ सेशन से ले चुका होता है अक्यूज पर्सन। अगर उसकी जो प्री अरेस्ट बेल खारिज हो जाती है फिर पुलिस के पास इख्तियार है या वो खुद पुलिस के अपने आप को मतलब अंडर सरेंडर कर दे कि मेरी जो बेल है वो खारिज होकर मुझे गिरफ़्तार करें। अगर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया, अक्यूज पर्सन जिसके खिलाफ FIR है, गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने विद इन 24 आवर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है सेक्शन 61 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। अगर 24 घंटों में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर पुलिस उस अक्यूज पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट जो उस मतलब है जिसके अंडर पुलिस स्टेशन आता है, सेक्शन 167 के तहत पेश करती है, उसका रिमांड लेती है कि इस अक्यूज़ को हमने इस FIR में गिरफ़्तार किया है, इसका मज़ीद हमें रिमांड दिया जाए। 167 के तहत जो रिमांड का टाइम पीरियड है वो है 15 डेज़ का, 15 दिनों का रिमांड मिल सकता है। अगर कोर्ट को लगे, मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि जो FIR है इसकी स्टोरी बोगस है, इनवैलिड है, कोई अथेंटिकेशन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 63 के तहत इख्तियार है कि वो अक्यूज पर्सन को वहीं मौके पर एट द स्पॉट डिस्चार्ज करने का हुक्म सादर कर सकती है, या उससे श्योरिटी भी ले सकती है, या विदाउट श्योरिटी डिस्चार्ज करने का मजिस्ट्रेट हुक्म सादर कर सकता है। नहीं तो उसका रिमांड मिल जाएगा। रिमांड कितने दिन का होगा, या 2 दिनों का होगा, या 3 दिनों का, या 4 दिनों का, 15 दिनों का इकट्ठा रिमांड नहीं दिया जाता, रिमांड इंटरवल में दिया जाता है। वो रिमांड लेके पुलिस उससे अक्यूज़ को दोबारा अपने पुलिस स्टेशन में लेके आती है। वहाँ पुलिस ने रिमांड ले लिया, रिमांड के बाद पुलिस ने क्या करना होता है, रिमांड का क्यों मकसद होता है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो है एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस सेक्शन 156 एंड 161 के तहत एविडेंस रिकॉर्ड करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब जो वक़ुआ होता है वक़ुए वाली जगह पर जाती है। अगर वहाँ से कोई चीज़ बरामद हो, खून, कपड़े या जो वेपन होता है जिससे ऑफेंस क्रिएट होता है तो वो मतलब है वो बरामद करती है, या जो गवाहान के बयानात लिखे जाते हैं 161 के तहत जिसे हम ज़मीनिया कहते हैं, ये एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है इन 2 सेक्शन के तहत। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ अक्यूज़ को पेश करना होता है, या तो रिक्वेस्ट करती है कि इसको फर्दर रिमांड दिया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है इसका जो हमने इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लिया, अब इसको 170 के तहत इसको जुडिशियल रिमांड किया जाता है।
जुडिशल रिमांड में ये होता है जो अक्यूज पर्सन उसको डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है। मतलब पहले होता है वो पुलिस की कस्टडी में, यानी कि पुलिस स्टेशन में रहा जाता है। जेल वो जो पुलिस स्टेशन की होती है जेल, वहाँ मतलब वो रहता है और पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर बाद में जुडिशल रिमांड 170 के तहत उसको डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है। फिर जो अक्यूज पर्सन होता है जब वो जुडिशल हो जाता है फिर उसके पास इख्तियार है कि वो पोस्ट अरेस्ट बेल 497 के तहत अप्लाई करे। फिर कोर्ट चाहे तो उसकी बेल ग्रांट कर दे, नहीं तो रिजेक्ट होगी। वो बेल कहाँ अप्लाई की जाएगी? अगर उसका जो ऑफेंस है वो माइनर है तो फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल अप्लाई की जाएगी। अगर कोई हाई सीरियस क्राइम के नेचर के ऑफेंस है, जिस तरह रेप है, मर्डर है, फिर उसकी बेल जो फर्स्ट बेल होगी वो होगी कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई की जाएगी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास इख्तियार है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहे, कोई ठोस, अगर पुलिस को लगता है कि ये अक्यूज बेगुनाह है तो पुलिस के पास 169 के तहत इख्तियार है कि उस अक्यूज पर्सन को रिहा कर सकती है, छोटी भी या विदाउट छोटी उसको छोड़ सकती है। ये पुलिस के पास इख्तियार है, लेकिन बहुत कम पुलिस इसको इस्तेमाल करती है लेकिन फिर और तरह से इस्तेमाल करती है। खैर इस तरह अब पोस्ट अरेस्ट बेल। फिर इसके बाद पुलिस का जो काम होता है इन्वेस्टिगेशन को 14 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होता है 173 के तहत। 14 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसे कहते हैं जो पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम आम जुबान में चालान कहते हैं, वो नियरेस्ट कोर्ट में पेश करना होता है। अगर 14 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करके 3 दिन फर्दर मतलब ये ले सकती है। टोटल दिन हो गए 17 दिनों के अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है और जो चालान वो कोर्ट में पेश करना होता है। चालान क्या होता है? चालान में अक्यूज़ का नाम होता है, कंप्लेनेंट का नाम होता है और ये भी लिखा जाता है अक्यूज़ पर्सन कौन है, आया कि जो अक्यूज़ है वो मतलब पुलिस की कस्टडी में है या मतलब जेल में है या बेल पर है, या जो अक्यूज़ है वो मतलब इश्तिहारी है या नामालूम है। जो मतलब जिस तरह के थेफ्ट वगैरह चोरी के मुकदमात होते हैं वहाँ अक्यूज़ मोस्टली नामालूम होते हैं, पता नहीं चलता कौन सा अक्यूज़ है। चोरी के मुकदमात होते हैं थेफ्ट वगैरह में। चालान में फिर गवाहानात के बयान होते हैं, कौन कौन से गवाह आए, उन्होंने क्या क्या बयान दिए, ये चालान पेश करती है कोर्ट में। पुलिस ने चालान पेश करना था कोर्ट में कौन चालान रिसीव करता है? वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चालान को देखता है, डॉक्यूमेंट देखता है, जांच पड़ताल करता है, चालान के साथ क्या FIR भी है, गवाहानात के बयानात भी हैं और मुकम्मल मतलब चालान फुल फ्लेज है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखता है अगर इसके जो ऑफेंस हैं अंडर 14 ईयर्स पनिशमेंट हैं तो फिर मजिस्ट्रेट को चालान भेजा जाता है। अगर 14 ईयर से अबव उनकी सज़ा है ऑफेंस की, मर्डर केस हो गई, रेप वगैरह के केस है, फिर वो चालान कोर्ट ऑफ सेशन में पेश किया जाता है। चालान पेश होने के बाद सेक्शन 203 के तहत इशू ऑफ प्रोसेस होता है। इसमें कोर्ट समन इशू करती है अक्यूज पर्सन को कि आपके खिलाफ फ़लाँ कोर्ट में चालान पेश हुआ है, फ़लाँ डेट फिक्स है, आप कोर्ट में पेश हों, अदरवाइज़ आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब अक्यूज पर्सन कोर्ट में पेश होता है सबसे पहला काम होता है उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेक्शन 241A के तहत मजिस्ट्रेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है और सेक्शन 265C के तहत कोर्ट ऑफ सेशन अक्यूज पर्सन को डॉक्यूमेंट सप्लाई करता है। डॉक्यूमेंट में क्या आता है? डॉक्यूमेंट में चालान आता है, FIR आती है और इसमें जो गवाहान हैं उनकी स्टेटमेंट आती है जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट कोर्ट की मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई पर्सन को प्रोवाइड करना। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होने तक ये जितनी कार्रवाई थी ये इसको हम कहते हैं प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसको हम चार्ज फ्रेम कहते हैं, चार्ज शीट। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 242 के तहत चार्ज फ्रेम करती है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो 265D के तहत चार्ज फ्रेम करती है। अब चार्ज में क्या आता है, चार्ज फ्रेम कैसे होता है, इसका जो प्रोसीजर है सेक्शन 220 से लेके 240 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, इसमें चार्ज फ्रेम होने का तरीक़ाकार बताया गया। चार्ज कैसे फ्रेम होता है, उसमें अक्यूज़ का नाम आता है और इसमें जो ऑफेंस होता है उसकी दफ़ा लिखी जाती है, ऑफेंस की डेफिनेशन आती है, एक्सप्लेनेशन आती है और इसमें टाइम, डेट, प्लेस, अक्रंस और किस तरह ये ऑफेंस मतलब वारदात हुआ, मुकम्मल कार्रवाई लिखी जाती है उस मुलजिम की ज़ुबान में जो मुलजिम आराम से समझ सके। इंग्लिश कोर्ट या कोर्ट उसे पढ़ कर सुनाती है कि आपके खिलाफ ये चार्ज शीट है, ये हम चार्ज फ्रेम हुआ है। फिर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेक्शन 243 के तहत अक्यूज पर्सन से पूछता है कि आपके खिलाफ ये चार्ज फ्रेम है, क्या आप अपना इकबाल जुर्म तस्वर करते हो, आप मानते हो कि आपने जुर्म किया है। अगर वो प्लीड गिल्टी करे, अपना जुर्म को माने, तस्वर करे, फिर मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्शन कर देगा, सज़ा करेगा और इसमें अपने जो जजमेंट उसमें रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि मैंने इसे सज़ा क्यों दी। इसी तरह
265F के तहत कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी इख्तियार आते हैं। वो भी चार्ज फ्रेम होने के बाद मुलज़िम से पूछेगी डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपना जुर्म को इकबाल तस्वर करते हो, इकबाल जुर्म मानते हो या नहीं मानते। अगर नहीं मानेगा तो फिर इसके खिलाफ नेक्स्ट प्रोसीडिंग होती है, वो होती एविडेंस। जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 243 के तहत एविडेंस रिकॉर्ड करता है। इस तरह जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो भी एविडेंस रिकॉर्ड करता है। अब एविडेंस रिकॉर्ड होने का मुकम्मल प्रोसीजर ये सेक्शन 353 से लेके 365 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एविडेंस लिखने का, रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार बताया गया। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है? सबसे पहले जो मुद्दई होता है, कंप्लेनेंट होता है, उसका बयान रिकॉर्ड होता है, फिर उसके गवाहान के बयान रिकॉर्ड होते हैं, फिर जो अक्यूज़ होता है, अक्यूज़ खुद भी कर सकता है क्रॉस, या उसका जो कौंसल होता है वो क्रॉस करेगा। मतलब जो मुद्दई ने या उसके गवाहान ने अपने जो बयान स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई, उस स्टेटमेंट पर अक्यूज़ या उसका कौंसल क्वेश्चन करता है। मतलब उस स्टेटमेंट को झूठा मतलब झुटलाने की कोशिश करते हैं, उसको झूठा मतलब साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी वो ये झूठा है। इसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। री एग्जामिनेशन कौन करता है? ये करती है कॉलिंग पार्टी। कॉलिंग पार्टी कौन है? जिस तरह कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, इसका वकील, इसका कौंसल अपने ही कंप्लेनेंट पर, अपने ही गवाहान पर, अपने ही मुद्दई पर दोबारा री एग्जामिन कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं री एग्जामिनेशन। इसका जो प्रोसीजर है वो कानून शहादत आर्डर 133 के तहत मुकम्मल तरीका, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है, फिर री एग्जामिनेशन, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी। एविडेंस कंप्लीट होने के बाद एंड में 245 सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट या तो उसको जो अक्यूज़ होगा या उसको एक्यूट करेगा या उसे कन्विक्ट करेगा, या बरी करेगा या सज़ा देगा। इस तरह जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो भी सेक्शन 265H के तहत अक्यूज पर्सन को या बरी करेगा या सज़ा देगा। वो अपने एक जजमेंट रिकॉर्ड कराएगा। जजमेंट का जो रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है वो है 366 के से लेकर 373 के तहत मुकम्मल प्रोसीजर बताएगा। जजमेंट में क्या होता है? जजमेंट में अक्यूज का नाम होता है, मुद्दई का नाम होता है, FIR की स्टोरी होती है और डेट मेंशन होती है, चलान का पेश हुआ, कौन कौन गवाहान है, गवाहान ने क्या मतलब अपना स्टेटमेंट दी, फिर जो दूसरा मुखालिफ कौंसल है उसने क्या उस पर क्रॉस किया। मुकम्मल शुरू से लेकर एंड तक जजमेंट मुकम्मल ब्रीफली कंसाइज स्टोरी मेंशन होती है। और एंड में जो कोर्ट होती है, जज वो अपना कंक्लूजन देता है कि आया कि मैं इस अक्यूज पर्सन को या तो एक्यूट कर रहा हूँ या कन्विक्ट कर रहा हूँ। ये जजमेंट आ गई। अब इसमें हम ये देखें मुकम्मल ये ट्रायल से लेके एंड तक अगर कोई भी शख्स अग्रीव्ड है, चाहे कंप्लेनेंट भी हो सकता है या अक्यूज पर्सन भी, अगर वो रिवीजन अप्लाई करना चाहता है 439 सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन अप्लाई होगी और कोर्ट ऑफ सेशन के आर्डर के खिलाफ 439 के तहत हाई कोर्ट में रिवीजन अप्लाई होगी। अब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अगर कोर्ट ने अक्यूज पर्सन को एक्यूट कर दिया, बरी कर दिया, फिर जो कंप्लेनेंट पार्टी है, मुद्दई, वो सेक्शन 417 के तहत हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करेगा। चाहे कोर्ट ऑफ सेशन ने एक्यूट किया है, चाहे मजिस्ट्रेट ने किया है, इन दोनों केसेस में जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में प्रेफर की जाएगी। अगर अदर साइड कोर्ट ने कन्विक्शन ग्रांट की अक्यूज़ को, अगर मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया फिर वो सेक्शन 408 के तहत अक्यूज पर्सन कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करेगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्शन ग्रांट की है फिर वह सेक्शन 410 के तहत हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा। ये है अपील फाइल करने का तरीक़ाकार। अब अपील के दौरान अक्यूज पर्सन के पास ये भी राइट है, ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इख्तियार आता है कि वो मतलब उसको सज़ा भी होगी है, फिर भी कोर्ट से बेल बेल अप्लाई कर सकता है कि उसको मतलब ज़मानत दी जाए जब तक इस अपील का फैसला नहीं होता। ये सेक्शन है 426 के तहत अक्यूज पर्सन के पास राइट है कि वो कोर्ट में बेल अप्लाई कर सकता है। मतलब ये कहें कि जो सज़ाशुदा शख्स के पास भी बेल कोर्ट से लेने का राइट है। अगर अपील फाइल की हुई है, अपील पेंडिंग है, जब तक अपील का फैसला नहीं आता तो अक्यूज पर्सन के पास राइट है वो कोर्ट से बेल ले सकता है। ये था हमारा फौजदारी मुकदमात का ट्रायल, इनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होती है और एंड कैसे होती है। अगर आपको सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।